हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और बच्चों, आज हमें इस वीडियो सीरीज में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, जिसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। बच्चों, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भविष्य में कभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो उस तरह के एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। इसलिए सब बच्चे इस वीडियो को और इससे रिलेटेड आगे के जितने भी वीडियोज हैं उनको बड़े ही दिल लगा के पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम आज कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों हम इसकी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसके सर्किट डायग्राम को डिजाइन करते हैं, कैसे हम इसका सर्किट डायग्राम स्केच करते हैं। और आखिरी में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की डीसी एनालिसिस कैसे हमें परफॉर्म करना है। तो कमर कस लीजिए और जो कुछ भी डिस्टरबेंसेस आपके आसपास हैं उनसे आप बिल्कुल फ्री हो जाइए और दिल लगा के ये टॉपिक पढ़िए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी होता है। बच्चों, आपके सिलेबस में मोस्ट ऑफ टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड है। आपने सिलेबस देखा होगा और आपके सिलेबस में मैक्सिमम पोर्शन ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड है। तो बच्चों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिजाइनिंग में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब मैं आगे के वीडियोस में आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब शुरू करूंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिजाइनिंग बहुत सारे स्टेजों को मिला के, बहुत सारे स्टेप्स को मिला के हम डिजाइन करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो बच्चों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिजाइनिंग में शुरू का जो दो स्टेज होता है, जिसे हम इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज के नाम से जानते हैं, वो दोनों स्टेज बच्चों डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। मींस बिना डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिजाइन नहीं कर सकते हो आप। इसलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, जब तक आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। भाई, बिना डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़े ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो ठीक है भाई, पढ़ लोगे, बट जो एक फीलिंग के साथ पढ़ना होता है वो नहीं कर पाओगे आप वहां पे। ठीक है। और कई सारी चीजें आपको आधी अधूरी लगेंगी। बिना डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ओपैम्प पढ़ोगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीजें आपको आधी अधूरी लगेंगी। आप मतलब परेशान रहोगे कि चीजें क्यों हो रही हैं, उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। बट अगर आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ लो ईमानदारी से और इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो, तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को हम कैसे स्केच करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब बच्चों ने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पढ़ा होगा। उसका मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। तो यहाँ देखिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए हमें एक ट्रांजिस्टर यूज करना होता है। यहाँ देखिए, मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया। ये हमारा इमीटर रेजिस्टेंस और ये यहाँ से हम ले रहे हैं आउटपुट, सबका नामकरण करते हैं। ये सप्लाई वोल्टेज VCC, यहाँ हमें डुअल बैटरी यूज करना है। इमीटर पे ये जो रेजिस्टेंस है इसके दूसरे टर्मिनल पे हमें वोल्टेज अप्लाई करना है -VEE, मीन्स एक निगेटिव वोल्टेज।
ये इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस RC, इमीटर रेजिस्टेंस RE, ये इनपुट, और यहां से बच्चों हम लेंगे आउटपुट V01। तो ये जो पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम आया, दिस सर्किट डायग्राम इज नोन एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अब बिल्कुल ऐसा ही एक और हम कॉमन एम्पलीफायर लेंगे, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लेंगे। यहां देखिए, बिल्कुल इसी के जैसा हमें एक एम्पलीफायर और लेना है। तो जाहिर सी बात है कि एक और ट्रांजिस्टर आप यूज करोगे। ये इमीटर रेजिस्टेंस, और यहाँ निगेटिव सप्लाई -VEE, इधर है +VCC, इधर RC, ये है Vin, और ये है RE। बच्चों आप इसको ट्रांजिस्टर Q1 नाम रख दो इसका, और इसका नाम रख दो Q2। अब एक काम करते हैं, इसके कलेक्टर रेजिस्टेंस को RC1, इसका 2 रखते हैं, इसका इमीटर रेजिस्टेंस RE1, इसका RE2 रखते हैं, इनपुट Vin1 और Vin2 ऐसे नाम रखते हैं। और यहाँ बच्चों आप आउटपुट लोगे यहाँ से, और इस आउटपुट का नाम रखेंगे हम V02। ठीक है, तो हमने दो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लिया, और दोनों कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के इमीटर की डायरेक्ट कपलिंग कर दी। ये देखिए, ये है ट्रांजिस्टर Q1 का इमीटर, और ये है ट्रांजिस्टर Q2 का इमीटर, और इन दोनों के इमीटर की हमने डायरेक्ट कपलिंग कर दी। हमने क्या किया, इमीटर कपलिंग कर दी। ठीक है, डायरेक्ट कपलिंग कर दी मींस इन दोनों को सिंपली एक कनेक्टिंग वायर से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और यहां हम एक एजम्पशन लेंगे कि RC1 इज इक्वल टू RC2 इज इक्वल टू RC, एंड RE1 इज इक्वल टू RE2 इज इक्वल टू RE। Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल, ये हमने एजम्पशन लिए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं एजम्पशन क्या क्या है। Q1 Q2 आर आइडेंटिकल, RC1 और RC2 की वैल्यू सेम है, उसको हमने RC सेलेक्ट कर लिया। RE1 और RE2 की वैल्यू सेम है, उसको हमने RE मान लिया। बात समझ में आई? और यहाँ हम डुअल सप्लाई यूज कर रहे हैं, डुअल बैटरी या डुअल सप्लाई, डुअल सप्लाई। ठीक है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है बच्चों नेगेटिव। पॉजिटिव वाला जो सप्लाई है वो है +VCC, और नेगेटिव वाला सप्लाई है -VEE, और दोनों मैग्नीट्यूड में बच्चों क्या है, सेम है। +VCC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ -VEE, मीन्स अगर VCC 10 वोल्ट है तो -VEE की वैल्यू -10 वोल्ट होगी। ठीक है, इन सारे एजम्पशन के साथ हमें इन दोनों एम्पलीफायर के एमिटर की डायरेक्ट कपलिंग करनी है। तो जब आप डायरेक्ट कपलिंग करोगे तो आप देखिए डायग्राम कैसा आएगा। भाई हमने इन दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किया, ये देखिए। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बन के आएगा। ये ट्रांजिस्टर Q1 के लिए मैं बना रहा हूं। ये इमीटर,
और ये है ट्रांजिस्टर Q2। दिस इज आवर ट्रांजिस्टर Q2। बच्चों जब आप इन दोनों के इमीटर को डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो यहाँ जो दोनों रेजिस्टेंस थे, इसका Re1 और इसका Re2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ये नेगेटिव सप्लाई माइनस VEE और यहाँ बच्चों पॉजिटिव सप्लाई प्लस VCC। दिस इज RC, ये भी RC है। यहाँ इनपुट 1, यहाँ इनपुट 2, ये Q1 ट्रांजिस्टर, ये Q2 ट्रांजिस्टर, और यहाँ आ गया बच्चों V01 और यहाँ आ गया V02 और इसकी वैल्यू आ गई Re1 पैरेलल Re2। इसको आप Re ले लो। तो ये बच्चों जो पूरा सर्किट डायग्राम बन के आया, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी। भाई हमने यहाँ पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज किया है, इसलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी। बल्कि हेडिंग में भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी। ठीक है, तो आई होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सर्किट को डिजाइन करना है। कुछ करना नहीं है आपको, दो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को लेना है जिसमें दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होंगे, कलेक्टर रेजिस्टेंस इमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी, डुअल सप्लाई हमें यूज करना है, दोनों सप्लाई मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और उन दोनों एम्पलीफायर के इमीटर की हम डायरेक्ट कपलिंग कर देंगे। तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, जो सर्किट डायग्राम ऑब्टेन होगा, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो आई होप दैट बच्चों आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब बारी है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के डीसी एनालिसिस की। डीसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब मैं शॉर्ट में इसको DA लिखूंगा। ठीक है, तो बच्चों डीसी एनालिसिस का मतलब पहले क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। भाई सब बच्चों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से जो एम्पलीफायर बनता है उसका आपने डीसी एनालिसिस किया होगा। तो उसमें करते क्या है भाई? भाई एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने उस एम्पलीफायर की डीसी एनालिसिस की थी। तो उसमें किया क्या था आपने? बेसिकली डीसी एनालिसिस में हम लोग एम्पलीफायर का क्विसेंट पॉइंट, एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। किसी भी एम्पलीफायर को सबसे पहले अगर मुझे एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करना होता है, भाई अगर मुझे एम्पलीफायर से एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करना होता है, उसके क्विसेंट पॉइंट को फिक्स करना होता है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसके ऑपरेटिंग पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों ऑपरेटिंग पॉइंट की जानकारी प्राप्त करना, ऑपरेटिंग पॉइंट के जानकारी को एम्पलीफायर से ढूंढना क्या कहलाता है? डीसी एनालिसिस। मींस अगर मुझे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डीसी एनालिसिस करना है तो मैं इस एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करूंगा। बात समझ गया ना? इस एम्पलीफायर के लिए इसके ऑपरेटिंग पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट को मैं कैलकुलेट करूंगा, और ये जो पूरा कैलकुलेशन होगा, ये जो पूरी एनालिसिस होगी, उसे हम क्या कहेंगे? डीसी एनालिसिस। तो बच्चों डीसी एनालिसिस करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ एजम्पशन होते हैं, उसको मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। आप ऑलरेडी जानते होंगे। सबसे पहले तो जब हम डीसी एनालिसिस करते हैं
तो जितने भी एसी सिग्नल हैं उन्हें डीएक्टिवेट करना होता है। एसी सिग्नल को हमें क्या करना होता है? डीएक्टिवेट मीन्स निल करना होता है। ठीक है, मीन्स अगर कहीं एसी सप्लाई है तो आप उसको क्या कर दोगे? डीएक्टिवेट कर दोगे। तो एसी सप्लाई में क्या है भाई? एसी का मतलब ये हुआ कि जो आप इनपुट सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? V in 1 को 0 और V in 2 को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। बात समझ में आई? मीन्स आपने क्या किया बच्चों? एसी को 0 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी कैपेसिटेंस सर्किट डायग्राम में है उन सबको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। मीन्स नो कैपेसिटेंस in the circuit or all capacitances should be open। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से आप किसी भी एम्पलीफायर की ऑपरेटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करोगे। मीन्स किसी भी एम्पलीफायर की डीसी एनालिसिस करोगे। डीसी एनालिसिस के लिए ये दो कंडीशन होना जरूरी है। बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए, तो सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ कंडीशन लिखा डीसी एनालिसिस के लिए, उसे हम इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि डीसी एनालिसिस के लिए जितने भी एसी सिग्नल हैं या जितने भी एसी सप्लाई हमने एम्पलीफायर पे अप्लाई किए हुए हैं उन्हें हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, उन्हें हमें निल करना पड़ेगा। और जितने भी कैपेसिटेंसेस हैं भाई, कैपेसिटेंसेस में आप क्या यूज करते हो? कपलिंग कैपेसिटर एक तो यूज करते हो, कपलिंग कैपेसिटर सीसी, है ना? और इमीटर बाईपास कैपेसिटर होता है सीई। इस तरह के जितने भी कैपेसिटेंस हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इतना करने के बाद फिर आप ऑपरेटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करोगे। अब बच्चों ये दोनों कंडीशन डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे अप्लाई करके इसकी डीसी एनालिसिस की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने जितने भी इनपुट जितने भी एसी सिग्नल थे उनको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, उनको निल कर दिया। निल करने का मतलब, वोल्टेज निल करने का मतलब हमने उसको क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया। तो हमने देखिए यहाँ दोनों टर्मिनल को क्या किया? ग्राउंडेड कर दिया। और जितने भी कैपेसिटर्स इसमें लगे थे, हालांकि कोई कैपेसिटर मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट अगर कोई भी कैपेसिटर इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कनेक्ट है तो उसे आप क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप ट्रांजिस्टर की डीसी एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इन दोनों कंडीशन को अप्लाई किया और हमारे पास सर्किट डायग्राम ये आ गया। अब बारी है बच्चों की डीसी एनालिसिस में बेसिकली हम करते क्या हैं? भाई सब बच्चों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक एम्पलीफायर की डीसी एनालिसिस की होगी। भाई एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी की आपने डीसी एनालिसिस की होगी। उसमें बेसिकली हम एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है उस ट्रांजिस्टर के लिए हम कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। तो डीसी एनालिसिस का मतलब बच्चों हुआ ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर करंट की वैल्यू और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की वैल्यू डिटरमाइन करना क्या कहलाता है? डीसी एनालिसिस कहलाता है। शर्त यह है कि ये दोनों कंडीशन होने चाहिए। बात समझ में आई? सॉरी, तो मैंने ये दोनों कंडीशन अप्लाई किया। अब बारी है हमें आईसी और वीसीई कैलकुलेट करने की। तो यहां देखिए मैंने क्यू लिखा हुआ है। बच्चों आपको पता होगा ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्विसेंट पॉइंट भी बोलते हैं। भाई कोई भी एम्पलीफायर डिजाइन करने से पहले ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि अगर एम्पलीफायर डिजाइन करना है तो सबसे पहले उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना होता है। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट किसी भी एम्पलीफायर का फिक्स नहीं है
किसी पैरामीटर के साथ वेरी कर रहा है तो वो एम्पलीफायर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो बच्चों ऑपरेटिंग पॉइंट को आप फिक्स तभी कर पाओगे जब ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में जानोगे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को जानना ही, क्विसेंट पॉइंट को जानना ही क्या कहलाता है, डीसी एनालिसिस कहलाता है। और उसके लिए करते क्या है, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमने इन दोनों कंडीशन को अप्लाई किया। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं आईसी और वीसीई की वैल्यू कैलकुलेट करने इस एम्पलीफायर में जो भी ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। तो बच्चों एनालिसिस कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक ट्रांजिस्टर में ले चलता हूं। एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं कि कैसे हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करते हैं कि वो ऑन है कि ऑफ है। यहाँ देखिए मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है और यहाँ हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर से ही डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन किया है, इसलिए मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया। सब बच्चे जानते हैं कि ट्रांजिस्टर 3 मोड में वर्क करता है, कट ऑफ, एक्टिव और सेचुरेशन। जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता है तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर ऑफ है, एक्टिव या सेचुरेशन में होता है तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर ऑन है। अब कैसे टेस्टिंग करते हैं इसकी, भाई सब बच्चे जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एग्जैक्ट पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक जैसा होता है। मींस एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बच्चों जो इनपुट टर्मिनल होगा, भाई ट्रांजिस्टर आपको पता होगा 2 पोर्ट डिवाइस होता है, तो ये वाला जो पोर्ट है, बेस इमीटर जो पोर्ट है वो इनपुट पोर्ट है और कलेक्टर बेस पोर्ट जो है वो आउटपुट पोर्ट है। तो फिलहाल अभी हम इनपुट की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है बच्चों, हमें ये चेक करना होगा कि हमने इनपुट पोर्ट पे कैसा वोल्टेज अप्लाई किया है। तो चूंकि अभी मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर का इनपुट पोर्ट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्ट पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है। मींस अगर मुझे डायोड का टेस्टिंग पता है कि कब डायोड ऑन है कब डायोड ऑफ है, तो हम ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग कर लेंगे। तो कैसे हम चेक करते हैं भाई डायोड का, डायोड में देखिए ये वाला पी, यहाँ देखिए मैंने डायोड बनाया है, ये वाला पी और ये वाला एन होता है। तो पी को मैं एनोड बोल दिया, एन को मैं कैथोड बोल दिया। अगर एनोड हाइयर वोल्टेज पे और कैथोड लोअर वोल्टेज पे है, ठीक, और इस वोल्टेज की वैल्यू इसके कटिंग वोल्टेज के इक्वल या ग्रेटर है, तो हम बोलते हैं डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। मीन्स हमें चेक करना है कि जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है दोनों टर्मिनल के बीच, वो इसके कटिंग वोल्टेज के इक्वल है या नहीं है, या ग्रेटर है कि लेस है। ठीक है, तो सपोज हमने बेस इमीटर पे मींस इसको हमने एज्यूम कर लिया एनोड और इसको हमने एज्यूम किया कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच आपने अगर कटिंग वोल्टेज से, और इसकी कटिंग वोल्टेज को मैं VBE से लिखता हूं, VBE, अगर हमने VBE से ग्रेटर या उसके इक्वल अप्लाई किया है, दैट मीन्स इसका इनपुट पोर्ट बच्चों फॉरवर्ड बायस में है। भाई ऐसा ही तो होता है कि अगर हमने कटिंग वोल्टेज से ग्रेटर और इक्वल अप्लाई करते हैं तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। तो ऐसा अगर है तो हमारा जो इनपुट पोर्ट है मींस बी जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में है। तो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन है। अब ऑन है बच्चों तो हो सकता है वो एक्टिव में हो सकता है सेचुरेशन में हो। तो कैसे हम चेक करेंगे भाई एक्टिव और सेचुरेशन कैसे चेक करेंगे? अगर सीबी जंक्शन रिवर्स बायस में है तो वो एक्टिव होता है। भाई सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि बी जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और सीबी जंक्शन रिवर्स बायस में है तो वो एक्टिव में है। और अगर दोनों फॉरवर्ड में है तो वो सेचुरेशन में होता है। बात समझ में आई बच्चों? तो यहां ये केस क्या बताता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर लेस है बच्चों, तो हम क्या कहते हैं कि ट्रांजिस्टर ऑफ है। इस पे आपने बहुत सारा वर्क किया होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऐसे हम करते हैं ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके स्टार्ट करते हैं हम डीसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहां बच्चों टेस्टिंग करते हैं हम ट्रांजिस्टर की। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा कि फॉर अ टेस्टिंग, यहां देखिए, फॉर अ ट्रांजिस्टर टेस्टिंग, ट्रांजिस्टर को ऐसे लिख देता हूं, ट्रांजिस्टर टेस्टिंग
for a transistor testing, assume Q2 is off। Q2 को मैंने मान लिया ऑफ है, तो Q2 को ऑफ मान लिया बच्चों, इसका मतलब Q2 में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। भाई सब बच्चे जानते हैं कि ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि Q2 ट्रांजिस्टर एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा। बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, कैसे ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और अगर ये ओपन हो जाएगा तो इसका क्या डायग्राम बनेगा बच्चों। इसके लिए मैं इस डायग्राम को कॉपी करता हूं, दोबारा मुझे ना स्केच करना पड़े। और यहां इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिए, यहां हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने एजम्पशन लिया है कि Q2 ट्रांजिस्टर क्या है बच्चों, ऑफ है। तो ऑफ होने का मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मीन्स इधर वाला पूरा पोर्शन क्या है, ओपन है। ठीक है, और इसको मैं इतना बड़ा ना लिख के RE लिख देता हूं, और ये दिमाग में रखेंगे कि RE1 और RE2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और RE1 और RE2 दोनों बच्चों क्या है, इक्वल है। तो यहां हमने इसको RE लिख लिया। अब हमने Q2 को क्या माना, ऑफ माना। तो Q2 बच्चों अगर ऑफ है और Q1 ऑन है, तो बच्चों अगर Q1 ऑन है, इसका मतलब यहां जो हमने Q1 के इनपुट पोर्ट पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो निश्चित VBE के इक्वल या ग्रेटर है। बात समझ में आई बच्चों? तो यहां देखिए ऑलरेडी मैंने VBE लिख दिया है। तो फॉर ट्रांजिस्टर Q1, यहां देखिए फॉर Q1 एनोड का वोल्टेज कितना है बताइए, वोल्टेज ऑफ एनोड कितना है, 0। देखिए ना, ये है इसका एनोड 0, और यहाँ ये है इसका कैथोड। कैथोड पे वोल्टेज कितना होगा भाई, अगर ये 0 है और ये VBE है तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ पे माइनस VBE होगा। ठीक है भाई, अगर ये ऑन है तो पक्का है कि VBE वोल्टेज अप्लाई किया गया है। बात समझ में आई? तो VBE बच्चों अगर हम एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू लेके चल रहे हैं कि हमने VBE अप्लाई किया है, तो यहाँ अगर बच्चों 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, माइनस VBE। भाई थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, तो यहाँ बच्चों 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस VBE होगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, कैथोड ऑफ Q1 माइनस VBE। अब जरा Q2 को देखते हैं। फॉर Q2 एनोड का वोल्टेज क्या है भाई, एनोड का वोल्टेज क्या है, 0 है, ये देखिए। और यहां जो कैथोड का वोल्टेज है बच्चों वो कितना है, माइनस VBE। अब एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए, VA माइनस VK, तो ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस VBE, ये आ गई वैल्यू VBE। इसका मतलब एनोड का वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, दिस इज एनोड ऑफ Q2 एंड दिस इज कैथोड ऑफ Q2, इक्वल टू VBE। इसका मतलब Q2 जो है बच्चों, यहां पे करते हैं, दैट्स वाई देयरफॉर Q2 इज ऑन। और Q2 अगर ऑन है तो जो हम एजम्पशन लेके चल रहे थे वो क्या हो गया, फेल हो गया। बात समझ में आई भाई, हमने शुरू में माना था Q2 ऑफ है, अब Q2 ऑफ है, उस बात को हमने गलत प्रूव कर दिया। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज फेल्योर। तो हमारा एजम्पशन फेल्योर हो गया, देयरफॉर Q2 क्या है बच्चों, ऑन है। बात समझ में आई? तो Q2 ऑन है, इसका मतलब Q2 ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है। अब ऑन होने में दो कंडीशन है,
एक्टिव में हो सकता है और सैचुरेशन में हो सकता है। तो जरा चेक करते हैं ये एक्टिव में है कि सैचुरेशन में है। तो उसके लिए एक बार डायग्राम को मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट। और इसको बच्चों आर ये लिख दो। अब इधर देखिए, तो Q2 ऑन हो गया और यहाँ वोल्टेज आ गया था -VBE। यहाँ जो वोल्टेज था वो -VB। अब जरा Q1 और Q2 के जंक्शन को देखते हैं। ये वाला जंक्शन, ये वाला टर्मिनल B है, ये वाला टर्मिनल E है, ये वाला टर्मिनल C है। ऐसे यहाँ भी C, B और E। अगर बच्चों बात करें हम Q1 की, तो सब बच्चे बताएंगे कि इसका BE जंक्शन, बताइए BE जंक्शन फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है। तो यहाँ पे देखिए हाइयर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। तो ये किस में है? फॉरवर्ड में है। और ऑलरेडी हमने Q1 Q2 को ऑन कर रखा है। इसका मतलब इसका इनपुट जंक्शन या BE जंक्शन क्या होगा बच्चों? फॉरवर्ड बायस में। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें बस बात करनी है CB जंक्शन की। तो VCB, यहाँ देखिए भाई VB की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए ना, इसको मैं डायग्राम को ऊपर करता हूँ। यहाँ जो वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज वो एज कंपेयर टू बी टर्मिनल के वोल्टेज से क्या होगा बच्चों? हायर होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये सप्लाई से कनेक्ट है। बात समझ में आई? तो VC ग्रेटर देन VB। तो बच्चों VC ग्रेटर देन VB है, इसका मतलब ये एज अ पॉजिटिव ट्रीट करेगा और ये एज अ नेगेटिव ट्रीट करेगा। अब मुझे बताइए, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये जो CB जंक्शन है बच्चों वो क्या है? रिवर्स बायस में है। तो अगर इनपुट जंक्शन मींस BE जंक्शन फॉरवर्ड में और CB जंक्शन रिवर्स में होता है, तो निश्चित है कि ट्रांजिस्टर Q1 जो है बच्चों वो किस मोड में है? एक्टिव मोड में है। बात समझ में आई? सिमिलरली Q2 भी आप चेक कर सकते हो भाई, इसका BE जंक्शन ऑलरेडी क्या है? फॉरवर्ड बायस में है। EB जंक्शन या BE जंक्शन कुछ भी बोल सकते हो। अब मुझे बताओ CB जंक्शन किस में है? तो ये भी क्या है? रिवर्स बायस में है भाई। एज मतलब एज सिमिलर टू Q1, Q2 भी एग्जैक्ट वही उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में Q1 है। तो यानी कि ये भी क्या है बच्चों? एक्टिव मोड में। दोनों ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में है। और अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है, इसका मतलब वो एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म करेगा। और अगर एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म करेगा तो उसके कलेक्टर करंट को बच्चों हम इस एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB। भाई अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है, इसका मतलब वो एम्प्लीफिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन कर रहा है मतलब करंट का एम्प्लीफिकेशन कर रहा है। इनपुट में हमने IB करंट दिया, आउटपुट में आपको IC करंट मिला। तो जो करंट रेशियो होता है वो क्या होता है? बीटा। भाई NPN ट्रांजिस्टर के लिए अगर वो कॉमन एमिटर मोड में होता है तो उसका करंट रेशियो क्या होता है? बीटा। तो यहाँ देखिए मैंने वही लिखा है, बीटा इक्वल टू IC आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वहां से हमको ये रिलेशन मिल गया। अब इसमें बहुत ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। सपोज Q1 Q2 का बीटा वेरी हाई है, वेरी हाई, तो IB की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बच्चों क्या होगी? 0 होगी। और IC और I नियरली इक्वल होगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो बिल्कुल एम्पलीफायर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया। तो चलिए अब हम इस ट्रांजिस्टर के लिए, सॉरी इस एम्पलीफायर के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा करंट फ्लो कर रहा है उसको मार्क करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IC, और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IE, और I की वैल्यू IC के इक्वल है। सेम एज इट इज यहाँ भी IC
और यहाँ भी आईसी, दोनों ट्रांजिस्टर सिमिलर हैं। तो यहाँ बच्चों कितना करंट जाएगा, यहाँ जो करंट जाएगा आईसी इधर तो 2 आईसी। तो ये देखिए यहाँ का वोल्टेज हमें पता है -VB, यहाँ का हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। तो अगर मैं इतने पोर्शन के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करूं, आप देखिए इस पोर्शन के लिए अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करो तो क्या लिखोगे भाई, करंट अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2IC इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, चलिए ये लिखते हैं 2IC इक्वल टू, बताइए, -VBE माइनस ऑफ VEE डिवाइडेड बाई RE। तो IC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये देखिए ये प्लस हो जाएगा VEE माइनस VBE डिवाइडेड बाई RE। भाई कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किट एनालिसिस का। यहां देखिए बच्चों, हमने आईसी की वैल्यू निकाल ली और यही आईसी क्विसेंट पॉइंट का पहला वैल्यू है, ICQ। भाई मैंने बताया था क्विसेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें अंडर द क्विसेंट कंडीशन, ठीक है। तो क्विसेंट कंडीशन ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया था, ये जो कंडीशन दोनों था ये क्विसेंट कंडीशन है, इसको हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। और अप्लाई करने के बाद जो कलेक्टर करंट की वैल्यू आई वही बच्चों क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो अभी एक और फाइंड आउट करना है, अभी तो मैंने सिर्फ आरसी निकाला, सॉरी आईसी निकाला। अब वीसीई कैसे कैलकुलेट करोगे आप, यहां देखिए, आप किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए उसके आउटपुट में केवीएल अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर मैं यहां पे केवीएल अप्लाई करता हूं बच्चों, ऐसे ऐसे मैं केवीएल अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां अप्लाई करते हैं, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। VCC माइनस ICQ। भाई ये जो IC है वो बेसिकली ICQ है, क्योंकि अंडर क्यूसेंट कंडीशन ये सब फ्लो कर रहा है, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं अंडर क्यूसेंट कंडीशन कर रहे हैं। तो IC को आप क्या समझोगे, ICQ समझोगे। तो VCC माइनस ICQ इंटू RC माइनस ये वाला वोल्टेज VCE माइनस VCE अब यहां पे आपको क्या करना है, रुकना है भाई। केवीएल आपको VCC से माइनस VBE तक अप्लाई करना है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस VBE। एक बार मैं फिर से यहां बताना चाहूंगा कि हमें बच्चों केवीएल अप्लाई करना है, और केवीएल हम इस टर्मिनल से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, VCC देखिए माइनस IC इंटू RC, ठीक है। अब ये वाला वोल्टेज भाई VCE वोल्टेज भी तो आप लोगे, माइनस ये RC है, माइनस VCE और माइनस VBE पे आपको रुकना है। तो यहां से बच्चों VCE की वैल्यू क्या आ गई, और ये सब कुछ अंडर क्विसेंट कंडीशन चल रहा है, इसलिए VCQ इज इक्वल टू, आप इसको इधर कर दो और इसको इधर बुला लो, तो कितना हो जाएगा, VCC प्लस VBE माइनस ICQ, ये भी अंडर क्विसेंट कंडीशन है, इनटू RC। तो दिस इज सेकेंड वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये यहाँ तक की पूरी एनालिसिस।
और ये पूरी एनालिसिस क्या कहलाती है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की डीसी एनालिसिस। बिकॉज डिफरेंशियल एम्पलीफायर के डीसी एनालिसिस में हमने आईसी और वीसीई की वैल्यू निकाल ली अंडर क्विसेंट कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई बहुत कठिन भी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं चला। बस यहाँ थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर की, वो आपको आना चाहिए। ट्रांजिस्टर की कैसे हम टेस्टिंग करते हैं, कैसे ट्रांजिस्टर को हम पकड़ते हैं कि वो ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीसी एनालिसिस के 3 केस की मैं बात करूंगा। तो आप जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे ना, तो और आपको क्रिस्टल क्लियर होगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।